नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को छठा दिन था। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी मुद्दे और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई। हालांकि सपा और टीएमसी नेता प्रदर्शन में नहीं दिखे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल में हुई घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में फिर उठा संभल हिंसा का मुद्दा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया ये जिले के सौहार्द को खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश है। यादव ने आगे कहा कि संभल मस्जिद सर्वेक्षण और उसके बाद हुई हिंसा यूपी उपचुनावों के दौरान गलतियों से ध्यान हटाने के लिए की गई है। एक पक्ष को सुने बिना सर्वे के आदेश दिए गए। ये सरकार संविधान को नहीं मानती। संभल में भाईचारे को गोली मारी गई। मामले में हत्या का केस चले। अध्यक्ष महोदय, कमेंटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं ये नहीं गिरा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। संक्षिप्त में बोले अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए।
जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी विषय हो गया संभल हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। सदन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदन में सारी बातें रखी। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कटघरे में है, अफसोस सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने कहा, संभल में हिंसा उसी सप्ताह हुई जिस सप्ताह हमने संविधान दिवस मनाया। इससे साफ है कि बीजेपी देश को बर्बादी की ओर ले जाना चाहती है। अगर हम इन्हीं मुद्दों में उलझे रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। सही बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी सदन में सारी बातें रखी। निश्चित तौर से सरकार दोषी है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से दोषी, कटघरे में है। और सदन में हमारे नेता ने आज बात रखी, लेकिन अफसोस है सरकार की तरफ से कोई वर्जन नहीं रखा गया। देखिए, जब जिस हफ्ते हमने संविधान दिवस मनाया है उसी हफ्ते इस तरह की हिंसा संभल में हुई है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा जो है वो देश को सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाना चाहती है। और अगर इस तरीके से हम इन्हीं मुद्दों पर उलझते रहे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारी सबसे पहले मांग यही है कि संभल के जो अपराधी हैं, चाहे वो अधिकारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई हो और इस तरह की हिंसा ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस लेकर आए।
संभल हिंसा को लेकर सुप्रिया श्रीनेत का केंद्र पर वार। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार संभल में क्या छिपाना चाहती है। एक राजनीतिक व्यक्ति वहां जाकर क्या करेगा? शोक संतप्त परिवारों को सतावना देगा, शांति की अपील करेगा, लेकिन सरकार कुछ छिपाना चाहती है, इसलिए वे किसी को वहां जाने नहीं दे रहे। अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वहां जाना चाहते हैं तो वे मणिपुर भी गए थे। उन्होंने लोगों के आंसू पोंछे, शांति की अपील की थी। इसमें समस्या क्या है? मैं सबसे पहले तो ये सोचकर थोड़ी सी विस्मित हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या छुपाना चाहती है संभल में। कोई राजनीतिक व्यक्ति वहां जाकर क्या करेगा? शांति की अपील करेगा, शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा लगता है कि कुछ छुपाना चाहती है, इसलिए किसी को जाने की अनुमति नहीं दे रही है। अगर नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी वहां जाना चाहते हैं, वो मणिपुर भी गए थे, उन्होंने लोगों के आंसू पोंछे थे, उनको एक ढांढस बंधाया था, एक विश्वास दिलाया था, एक शांति की अपील की थी। इसमें क्या दिक्कत है? यूपी पुलिस का यह पैटर्न है। खबरों के मुताबिक 5 नौजवानों की मौत हुई है पुलिस की गोली से। खबरों के मुताबिक पुलिस वालों का कहना है 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो ऐसे अराजकता में क्या नेता प्रतिपक्ष को वहां जाकर शांति की अपील नहीं करनी चाहिए? क्या उनका हक नहीं है? क्या ये संवैधानिक राइट नहीं है? यूपी पुलिस ने हाथरस में जाने से रोका, हमने सब देखा क्या हुआ। यूपी पुलिस ने लखीमपुर नरसंहार में जाने से रोका, हमने देखा वहां पे क्या हुआ। यूपी पुलिस ने तो हमें उन्नाव जाने से भी रोका था। कुलदीप सिंह सेंगर तो दोषी पाए गए थे हत्या और बलात्कार के। तो यूपी पुलिस जो है वो जुर्म पर, अत्याचार पर और इस तरह की वैमनस्य पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है राजनीतिक व्यक्ति को जाने दीजिए, वो वहां जाएंगे, शांति की अपील करेंगे, लोगों को ढांढस बंधाएंगे, स्थिति सामान्य करने की कोशिश करेंगे। संसद में 5 दिन से जारी गतिरोध खत्म हो चुका है। गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने सभी दलों के नेताओं से बातचीत की। बैठक के बाद विपक्षी दल के नेता चर्चा के लिए तैयार हो गए। सभी दलों ने शांति से सदन चलाने पर सहमति जताई थी। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी आज चंडीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की ओर से 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजित की गई प्रदर्शनी का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन हमारी आपराधिक प्रणाली में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह। 3 नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई को देश भर में लागू किया गया था। इसका मकसद कानूनी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जरूरतों के अनुकूल बनाना है। इसी उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की ओर से 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजित की गई प्रदर्शनी का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। पीएम मोदी और अमित शाह यहाँ 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करने पहुंचे थे। नए आपराधिक कानूनों पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अब तक आतंकवाद और संगठित अपराध की कोई व्याख्या नहीं थी जिससे आतंकवादियों को फायदा होता था। इन कानूनों में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, उसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भरपूर सहयोग दिया। आतंकवाद और संगठित अपराध की अब तक कोई व्याख्या नहीं थी जिसका आतंकवादियों को फायदा होता था। आतंकवाद और संगठित अपराध को व्याख्याहित किया गया है। हर एफआईआर रजिस्टर करने वाले नागरिक को 90 दिन में पुलिस को प्रोग्रेस रिपोर्ट कंपलसरी कर दिया गया है। EFIR और 0 FIR के माध्यम से आपको FIR कराने के लिए थाने पर जाने की जरूरत नहीं है। ई-साक्ष्य पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पोर्टल और FSL, कई सारे पोर्टल और डेटाबेस को इस कानून के साथ जोड़ा गया है और आने वाले 6 माह के अंदर ही 1 क्लिक ऑल डेटाबेस इसको हम लागू कर देंगे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के माध्यम से पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक, प्रोसिक्यूशन और जेल, ये सब के अंदर एक ई वार्ता की सुविधा
चंडीगढ़ में समाप्त हो गई है और जो भगोड़े हैं उनको भी ट्रायल इन एब्सेंसिया से अब दंडित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये सभी कानून और सभी अभियोजन प्रोसिक्यूशन 8वीं अनुसूची की भाषा में भाषिणी ऐप के माध्यम से अब उपलब्ध कराए जाए। साथियों, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। इनमें हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। देश का सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, जुडिशियल एकेडमीज, अनेकों लॉ इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी के लोग, अन्य बुद्धिजीवी, इन सब ने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया, अपने अनुभवों को पिरोया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चैलेंजेज आए, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया, फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स पर उसे कसा गया। तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। मैं इसके लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल जजेस का, देश की सभी हाई कोर्ट्स का, विशेषकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी हुई है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। गरीब कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था। जहां तक संभव होता था वो कोर्ट कचहरी और थाने में कदम रखने से डरता था। अब भारतीय न्याय संहिता समाज के इस मनोविज्ञान को बदलने का काम करेगी। उसे भरोसा होगा कि देश का कानून समानता की गारंटी है। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसका भरोसा हमारे संविधान में दिलाया गया है। साथियों, न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी गई है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। गरीब कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था। जहां तक संभव होता था वो कोर्ट कचहरी और थाने में कदम रखने से डरता था। अब भारतीय न्याय संहिता समाज के इस मनोविज्ञान को बदलने का काम करेगी। उसे भरोसा होगा कि देश का कानून समानता की,
इक्वालिटी की गारंटी है। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसका भरोसा हमारे संविधान में दिलाया गया है। इन 3 नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई से देश भर में लागू किया गया था। इनका उद्देश्य कानूनी प्रणाली को पारदर्शी, कुशल और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इन कानूनों से नागरिकों को तेज, पारदर्शी और प्रभावी न्याय मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा न्यायिक सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय सुरक्षित समाज, विकसित भारत, दंड से न्याय तक का था। विपक्ष हमेशा केंद्र सरकार पर चीन बॉर्डर के मुद्दे को लेकर निशाना साधता रहता है। इसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को लोकसभा में चीन के बारे में बोले। उन्होंने कहा कि मैं सदन को भारत चीन सीमा क्षेत्र में हाल के कुछ घटनाक्रमों और हमारे पूरे द्विपक्षीय संबंधों पर उनके प्रभावों से अवगत कराना चाहता हूं। सदन को पता है कि 2020 से हमारे संबंध असामान्य रहे हैं। चीन की गतिविधियों की वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द भंग हुआ है। रिपोर्ट देखिए। भारत चीन संबंधों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार 3 दिसंबर को लोकसभा में भारत चीन संबंधों और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कहा कि वहां पर शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं। हालात अप्रैल 2020 से असामान्य हैं। उन्होंने बताया कि एलएसी पर कूटनीतिक पहल से एलएसी पर हालात सुधरे हैं और दोनों पक्ष हालात में सुधार को लेकर और बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन सहमति के साथ ही सभी मामलों का समाधान करेंगे। सैनिकों ने सीमा पर बनाई रखी स्थिरता। विदेश मंत्री ने बताया कि वर्तमान समय में एलएसी पर हालात पहले से बेहतर हुए हैं। भारत और चीन के बीच कई दौर की वार्ता के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि यथास्थिति में किसी प्रकार का एक तरफा बदलाव नहीं किया जाएगा। जयशंकर ने भारतीय सेना को एलएसी पर शांति बहाली का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों के दृढ़ संकल्प ने सीमा पर स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं, हम बहुत स्पष्ट हैं कि शांति और शांति की बहाली बाकी संबंधों को आगे बढ़ाने का आधार होगी। 2020 से हमारी भागीदारी उस उद्देश्य पर केंद्रित थी। ये विभिन्न स्तरों पर हुई, जिसमें सरकार के विभिन्न अंग शामिल थे। मैंने स्वयं अपनी चीनी समकक्ष के साथ बैठकी की। वास्तव में मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे एनएसए ने भी अपनी चीनी समकक्ष के साथ बैठकें की। दोनों सीमा पर विशेष प्रतिनिधि हैं। मैं आज सदन को देपसांग और डेमचोक को लेकर 21 अक्टूबर 2024 को हुए समझौते के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। अस्थिर स्थानीय स्थिति और प्रभावित द्विपक्षीय संबंध के दोहरे विचार स्पष्ट रूप से इन हालिया प्रयासों के चालक थे। ये दोनों क्षेत्र सितंबर 2022 से चीनी पक्ष के साथ WMCC और SHMC दोनों में हमारी चर्चा का केंद्र रहे हैं, जब हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में अंतिम विघटन समझौता संपन्न हुआ था। We have been very clear that the restoration of peace and tranquility would be the basis for the rest of the relationship to move forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on these objectives. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague Raksha Mantri ji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military counterpart was the Senior Highest Military Commanders Meeting, SHMC mechanism. The interactions were naturally very tightly coordinated with a combined presence in the negotiations of both diplomatic and military officials. Since June 2020, 17 meetings of the WMCC and 21 rounds of SHMC have taken place. So, in this background, I would like, sir, to inform the House today about the agreement reached on 21 October 2024 regarding Depsang and Demchok. The twin considerations of an unstable local situation and an impacted bilateral relationship were clearly the drivers for these recent endeavors. These two areas have been the focus of our discussions in both WMCC and SHMC with the Chinese side since September 2022, when the last disengagement agreement was concluded at Hot Springs area.
In the lead up to the October 21 agreement, I had discussed both the specific disengagement issue as well as the larger relationship with my Chinese counterpart in Astana on 4 July and Vientiane on 25 July. Our national security advisors, ours and the Chinese, met in St. Petersburg on 12 September, and the problem in these two areas pertained primarily to obstructions of our long-standing patrolling activity. In Demchok, there was also the question of access by our nomadic population to traditional grazing grounds as well to sites of significance to the local people. As a result of this recent understanding, arrived at, after intensive negotiations, resumption of patrolling to the traditional areas is underway. It was initially tested by sending out patrols for verification of disengagement on the ground and is being followed up by regular activities as per the agreed understanding. Following the October 21 understanding, Prime Minister and President Xi Jinping had a meeting on the sidelines of the BRICS summit in Kazan on October 23. They welcomed the understanding and directed the foreign ministers to meet and stabilize and rebuild the relationship. The special representatives are also to oversee the management of peace and tranquility, besides exploring a fair, reasonable, and mutually acceptable solution to the boundary question. In pursuance of that, I recently held discussions with Foreign Minister Wang Yi again on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on November 18th. Raksha Mantri ji has also met the Chinese Defense Minister Dong Jun at the ASEAN Defense Minister ADMM Plus meeting in Vientiane on November 20. The two ministers discussed progress on the recent agreement on disengagement, the need to address de-escalation, and the requirement of strengthening confidence-building measures. They agreed on the importance of continuing meetings and consultations at various levels. Sir, the House will remember that on October 21, the October 21 agreement is the latest in the series of an understanding in regard to the resolution of the situation at various friction points in eastern Ladakh. In the aftermath of the events in May-June 2020 and the initial disengagement in Galwan Valley in July 2020, there was a foreign ministers meeting in Moscow in 10 September 2020. The government's position at that time was that the immediate task was to ensure comprehensive disengagement of troops in all the friction areas. It was emphasized that the large concentration of troops along the LAC was not in accordance with the 1993 and 1996 agreements. The Indian side, it was made clear, would not countenance any attempts to change the status quo unilaterally. We also expected that all agreements and protocols pertaining to the management of the border areas would be scrupulously followed. Sir, through you, I would like to inform the House that disengagement has been achieved in full in eastern Ladakh through a step-by-step process, culminating in Depsang and Demchok. With the task of disengagement completed, it is now our expectation that discussions would commence with regard to the remaining issues that we have placed on the agenda. For the benefit of honourable members, I would also flag to your attention previous positions articulated by the government in Parliament on this issue. On 15th of September 2020, Raksha Mantri ji had made a detailed statement on Chinese attempts to transgress the LAC and the appropriate response given by our armed forces. On the 11th of February 2021, Raksha Mantri had again briefed the House about our disengagement agreement in the north and south banks of the Pangong Lake. Thereafter, in August of 2021, a third phase of disengagement took place in the area of Gogra, whereby troops would henceforth be in their respective bases. The next step took place in September 2022 pertaining to the Hot Springs area. Again, forward deployments ceased in a phased, coordinated and verified manner, resulting in the return of troops to their respective areas. The most recent agreement, the October 21 agreement, comes in the wake of the earlier ones. It completes the first phase of what we had agreed to in Moscow in September 2020. As members are aware, there is a long history of frictions, transgressions and face-offs in several sectors of the India-China border. This goes back to Bara Hoti,
from 1954, to Longju in 1959, to Sumdurongchu from 1986-1995, and Depsang in 2013, amongst others. In the past, earlier governments have agreed to a range of steps to diffuse situations that have arisen at different times, including offers on our side to create demilitarized zones, limited non-patrolling zones, relocation or withdrawal of posts, disengagement of troops, and dismantlement of structures. Different locations have seen different solutions being examined. Where the October 21 understanding is concerned, our objective has been to ensure patrolling as in the past to the relevant patrolling points, as well as resumption of grazing by our civilians as per long-standing practice. एस जयशंकर के बयान पर सुप्रिया सुनेत का पलटवार। वहीं एलएसी पर भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट पर संसद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत का कहना है, आज जयशंकर अंततः उस बात पर सहमत हुए जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पूरा विपक्ष कह रहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। जयशंकर केवल ये बताना चाहिए कि 2020 की स्थिति कब बहाल होगी। जयशंकर जी ने अंततोगत्वा वही बात मानी जो पूरा विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारी जमीन चीन के कब्जे में है, चीन ने अतिक्रमण किया है। हमारे चरवाहे ये बात कह रहे थे, आपके पूर्व सांसद ये बात कह रहे थे, वहां के काउंसलर्स ये बात कह रहे थे। अंततोगत्वा आज आपने माना कि चीन हमारी जमीन पर अतिक्रमण करके बैठा है। जयशंकर जी इधर उधर की बातें ना करें, वो सिर्फ एक बात का जवाब दें कि अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति कब बनेगी। बाकी सब जबानी जमा खर्च है। असलियत यह है कि यह देश और हमारी सरहद और हमारी आर्मी नरेंद्र मोदी के एक झूठ का खामियाजा आज भी उठा रही है, और वो झूठा कोई घुसा हुआ नहीं है। असलियत यह है कि चीन भी उसी बात का हवाला देता है। भारत चीन संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल सीमा पर समान स्थिति के बाद ही भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बातचीत संभव हो सकी है। बता दें कि सीमा विवाद के कारण भारत और चीन के बीच व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी पर असर पड़ा है। दोनों देश एशिया में प्रमुख आर्थिक ताकतें हैं, लेकिन उनके बीच का ये तनाव ग्लोबल सप्लाई चेन को भी प्रभावित करता है। सीमा विवाद का समाधान न केवल भारत और चीन बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये विवाद सुलझता है तो एशिया में स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। न्यूज़ नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।